हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि जो हम चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं, जो वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, आप उन्हें देख रहे होंगे। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूं, जो है तो छोटा पर मार्क्स अच्छे देके जाता है। तो इसका नाम है कंट्रोलिंग। तो आज हम समझेंगे कंट्रोलिंग क्या होती है। देखिए, छोटा चैप्टर है पर केस स्टडीज आती हैं। कम मेहनत में ज्यादा फायदा मिलने वाला ये चैप्टर है। तो कंट्रोलिंग की आखिर जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, बेसिकली क्या होता है, जब भी हम चाहते हैं कि चीजें इस प्रकार से हों, हम प्लान में चाहते हैं कि चीजें इस तरीके से होनी चाहिए, हमने कोई टारगेट बना रखा है कि भाई इस तरीके से काम होना चाहिए, पर अगर काम उस तरीके से ना हो रहा हो, चीजें अकॉर्डिंग टू प्लान ना हो रही हों, एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं जा रही हों, तो उनको करेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। जब उनको करेक्ट करने की जरूरत पड़ती है तो उसी प्रोसेस को, उस करेक्शन को करने को हम कंट्रोलिंग कहते हैं, कि चीजें अकॉर्डिंग टू प्लान होने लग जाएं। गलतियों को दूर करके, जिन कारणों से दिक्कतें हो रही हैं उन कारणों को दूर करके वापस से चीजों को प्लान के अकॉर्डिंग करने को ही हम कंट्रोलिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसको टारगेट दिया गया था कि आपको एक महीने में 10,000 यूनिट बनानी है, पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो एक महीने में 9,000 यूनिट ही बना पाया, तो वो 1,000 यूनिट नहीं बना पाया। तो फिर ये पता किया जाएगा कि क्या रीजंस हैं कि 1,000 यूनिट कम बनी। उन रीजंस को पता करके उनको सुधारने का नाम ही कंट्रोलिंग है, ताकि दोबारा ऐसी चीजें ना हो और प्रोडक्शन टाइम पे मेट हो। तो ये कंट्रोलिंग है। तो आइए जरा इसे हम ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कंट्रोलिंग की मीनिंग। कंट्रोलिंग मीन्स activities in an organization are performed as per the plans and if there is any difference then immediate action should be taken। मतलब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो प्लान के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और अगर वो प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं तो तुरंत एक्शन लेकर के उनको सही करने की जरूरत होती है। इस पूरी प्रोसेस को ही कंट्रोलिंग कहा जाता है। आगे समझते हैं और डिटेल में। अगर देखिए, इस चैप्टर में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो है कंट्रोलिंग की प्रोसेस। कंट्रोलिंग की प्रोसेस आना बहुत जरूरी है। कंट्रोलिंग की प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस चैप्टर का। कंट्रोलिंग की प्रोसेस शुरू होती है कहां से? कंट्रोलिंग की प्रोसेस शुरू होती है यहां से, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मेजरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है स्टैंडर्ड के साथ, फिर डेविएशन जो आए हैं उन्हें समझना पड़ता है, और उस डेविएशन को कैसे दूर किया जाए उसके लिए एक्शन लेना पड़ता है। ये पूरी प्रोसेस को हम कंट्रोलिंग की प्रोसेस कहते हैं। इसको हम डिटेल में समझेंगे और मुझे लगता है कि केस स्टडी कंट्रोलिंग की प्रोसेस से ही आएगी। तो आइए जरा एक एक प्रोसेस को ध्यान से समझते हैं, एक एक स्टेप को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। बच्चों, सबसे पहले आपको कंट्रोलिंग करने से पहले स्टैंडर्ड सेट करना होता है। जब तक आप सामने वाले को यह नहीं बताओगे कितना काम होना है, तब तक सामने वाला काम कैसे कर पाएगा। आपको एक टारगेट बना के देना पड़ता है, एक स्टैंडर्ड सेट करके देना होता है कि भाई साहब आपको इतना काम करके देना है, एक महीने में, 10 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, जितने भी दिन में। जैसे आप अपने छोटे भाई को टारगेट देते हो ना, इतने टाइम पे इतने चैप्टर कंप्लीट हो जाने चाहिए, तेरा पेपर आ रहा है, तो उसको टारगेट मिल गया, अब वो डरा डरा काम करेगा। अरे भैया ने बोला है करना है, नहीं तो पिटाई लगाएंगे, मम्मी से बोल देंगे, मम्मी डांटेंगी, पापा डांटेंगे। तो वो उसको एक टारगेट मिल गया है, अब वो टारगेट के हिसाब से काम करेगा। उसी हिसाब से हमें बिजनेस में भी टारगेट देने पड़ते हैं, टारगेट सेट करना होता है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है कि इतना काम होना है ना, तभी तो बात की बात होगी कि होगा कि नहीं होगा, वो तभी तो देख पाएंगे। अब अगर आपने किसी को टारगेट ही सेट करके नहीं दिया और फिर कहने लगे अरे तुमने तो कम काम किया, तो आदमी क्या कहेगा? आपने बताया कहां था कि कितना करना है, तो पहले बताओ कि कितना काम करना है। तो टारगेट सेट करना होता है। स्टैंडर्ड आर सेट टू कंपेयर विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस, तभी तो हम एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर पाएंगे। कैन बी सेट इन क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव टर्म्स। देखो, ज्यादातर क्वांटिटेटिव टर्म्स में सेट होना तो ज्यादा अच्छा है। क्वांटिटेटिव टर्म्स को मेजर करना बहुत आसान होता है, इसलिए क्वांटिटेटिव टर्म में अगर टारगेट सेट हो तो ज्यादा अच्छा है। क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स के फॉर्म में। एग्जांपल, प्रोड्यूसिंग 300 यूनिट्स इन अ मंथ। 300 यूनिट्स, 300 यूनिट बनाना एक महीने में, ये टारगेट हो सकता है। तो टारगेट सेट करने के बाद हमारी दूसरी स्टेप है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस।
एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने की कोशिश करना, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना। भाई हमने टारगेट बना के दे दिया, अब जाएंगे कुछ दिन बाद कि भैया टारगेट के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसको मेजर करके आते हैं कितना काम हुआ। जैसे आपने किसी को 1 महीने का टारगेट दिया 10,000 यूनिट बनाने का, और आप 15 दिन बाद चले जाओ, 10 दिन बाद चले जाओ और जाके चेक करो कि अगर भाई 1 महीने में 10,000 बननी है तो 15 दिन के अंदर 5,000 बन जानी चाहिए थी। तो क्या 5,000 बनी है? नहीं बनी है। तो क्यों नहीं बनी है? तो पहले तो अभी इसी स्टेप पे रहते हैं कि हमें मेजर करने जाना होता है। तो मेजर करिए कि भाई 15 दिन में कितना काम हो गया, 10 दिन में कितना काम हो गया, 5 दिन में कितना काम हो गया। मेजर करते रहिए कि प्लान के अकॉर्डिंग चीजें हो रही हैं कि नहीं, क्योंकि अगर आप मेजर नहीं करेंगे और बाद में बिल्कुल 1 महीने बाद जाएंगे, तब तक तो कबाड़ा हो चुका होगा। तो आपको मेजर करते रहना चाहिए। एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर्ड यूजिंग कंट्रोलिंग टेक्निक्स लाइक पर्सनल ऑब्जर्वेशन जाकर के करिए, सैंपल चेक करिए, रेशियो एनालिसिस करिए। एग्जांपल एक्चुअल प्रोडक्शन में कम्स, देखो एक्चुअल प्रोडक्शन जैसे हमारी बुक में जो एग्जांपल चल रहा है नोट्स में, हमने टारगेट दिया था 300 का, चल रहा है 290 हो सकता है, 250 हो सकता है, 210 हो सकता है, तो सॉरी 310 हो सकता है, 300 हो सकता है, तो कितना भी हो सकता है ना। अच्छा, अगर देखो एक्चुअली मैं एक बात बताता हूं मैं आपको, टारगेट आपने सेट किया 300 का और एक्चुअल प्रोडक्शन भी हुआ 300 ही, तो आपको कोई कंट्रोलिंग करने की जरूरत नहीं है, चलने दो जैसा चल रहा है ना। आपने जो उतना टारगेट सेट किया था अगर उतना ही चल रहा है प्रोडक्शन, तो ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जब आपने नाप लिया कि भाई कितना, मेजर कर लिया कि आपने कितना प्रोडक्शन हुआ, तो उसको कंपेयर करो, कितना होना चाहिए था, कितना हुआ। अब कंपैरिजन की बारी आएगी। भाई हमने कहा था कि 10,000 1 महीने में बनना चाहिए, तो बना 15 दिन में कितना बनना चाहिए था? 5,000। अब एक्चुअल को जाके देखा हमने तो वो तो 3,000 ही निकला। तो अब ये देखेंगे कितने का डेविएशन आ रहा है। भाई 15 दिन में 5,000 हो जाना चाहिए था, 3,000 ही हुआ है, तो 2,000 यूनिट का डेविएशन है। डेविएशन मतलब अंतर है, 2,000 यूनिट कम बने हैं, तो इसमें मेजरमेंट आता है। कंपैरिजन विच विल शो द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड। इफ एक्चुअल प्रोडक्शन इज 290, जैसा इसमें चल रहा है 300 का, तो 300 यूनिट के हिसाब से अगर एक्चुअल प्रोडक्शन 290 यूनिट का हुआ है और स्टैंडर्ड सेट हुआ था 300 यूनिट का, तो भैया डिफरेंस आ गया। डिफरेंस कितने का आ गया? 10 यूनिट का। -10 में चले गए, जितना बनना चाहिए था उससे 10 यूनिट कम बनी है। तो अब क्या करना है? अब तो दिक्कत हो गई ना भाई, कम बनी है तो डेविएशन का पता लगाइए। फाइंडिंग द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन एंड कॉजेज ऑफ डेविएशन। डेविएशन मतलब ये जो अंतर आया है वो क्यों आया है, उसके क्या रीजंस हैं, अंतर आने के क्या कारण हैं। डेविएशन कैन बी ऑब्जर्व बाय यूजिंग क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। फोकस शुड बी ऑन डेविएशन ऑन इंपॉर्टेंट एरिया, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये क्या होता है? माइनर डेविएशन शुड बी अवॉइडेड। ये मैं आपको आगे बताऊंगा ये क्या होता है। तो देखिए, अगर आपको लगता है कि डेविएशन है, तो कुछ डेविएशन बड़े होते हैं और कुछ डेविएशन छोटे होते हैं। तो जो बड़े डेविएशन होते हैं, जिन पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, उनको तुरंत सही किया जाता है ना। पता लगाओ पहले कि यार डेविएशन कितना है और किस एरिया में है। कुछ डेविएशन ऐसे होते हैं जिनको अगर अभी सुधारे ना तो भी काम चल जाएगा, बाद में देख लेंगे। तो डेविएशन मतलब अंतर कितना आया। बनना था सामान 300, बना 290, 10 का अंतर आया। बनना था सामान 5,000, बना 3,000, तो 2,000 का डेविएशन आया। तो डेविएशन मतलब अंतर कितने का आया, इस चीज को मेजर करना। फिर क्या करना? अब भाई मेजर तो कर लिया कि डेविएशन आया, तो अब उस डेविएशन को दूर करने की कोशिश करना, ताकि भविष्य में ऐसा डेविएशन दोबारा ना हो। तो माइनर डेविएशन होते हैं, जैसे कि कोई डेविएशन बहुत माइनर है, तो पहले तो स्टेप का नाम है टेकिंग करेक्टिव एक्शन, ठीक है। कुछ होते हैं माइनर डेविएशन, छोटे डेविएशन, नो करेक्टिव एक्शन नीडेड। जो छोटे डेविएशन होते हैं उसमें कोई करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत नहीं होती। कुछ होते हैं मेजर डेविएशन, जिसमें इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत होती है। माइनर वाले में बाद में भी चल जाएगा, पर मेजर वाले में तुरंत एक्शन लेने की जरूरत होती है। एग्जाम्पल अंडर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय, एडिंग मोर वर्कर एंड मशीन, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डेविएशन आया। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डेविएशन आया तो हम पूछेंगे भाई क्यों डेविएशन आया। सामने वाले ने बताया कि यार ये रीजन है डेविएशन के कि मशीन खराब है, लेबर छुट्टी पे है, पेमेंट मतलब लेबर काम नहीं कर रही है। तो अपन ने नोट किया कि भाई मशीन खराब है, क्या और बोला इसने कि लेबर छुट्टी पे चल रही है, रॉ मटेरियल की सप्लाई नहीं मिल रही है, इन कारणों से काम नहीं हो पाया। तो अब हम स्टेप उठाएंगे कि यार मशीन खराब है तो चलो मशीन को रिपेयर करवा लेते हैं,
लेबर छुट्टी पे चल रही है तो एक नई लेबर रख लेते हैं, है ना। जो रॉ मटेरियल की सप्लाई नहीं मिल रही है तो रॉ मटेरियल बुलवा देते हैं और फिर कहेंगे कि भैया देखो जो जो तुमने कमियां बताई थी हमने पूरी कर दी, अब इसके बाद काम टाइम पे होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए। तो बच्चों यही तो है कंट्रोलिंग की पूरी प्रोसेस कि पहले टारगेट सेट करो, फिर जाकर के देखो कि एक्चुअल में क्या काम हो रहा है, कितना हो रहा है। अगर टारगेट के हिसाब से हो रहा है तो बस आराम से रहो कि भाई टारगेट के हिसाब से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बल्ले बल्ले। और अगर टारगेट के हिसाब से नहीं हो रहा है तो कितना अंतर आ रहा है, अंतर निकालो, कितना होना चाहिए था, कितना हुआ, फिर उस अंतर के क्या रीजन है, ऐसा क्यों हो रहा है, उन रीजंस को फाइंड करो, उन रीजंस को लिखो और उन रीजंस को दूर करने के लिए करेक्टिव एक्शन लो ताकि वो रीजंस दोबारा ना हो। इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं कंट्रोलिंग। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं इसी कड़ी में। आगे चले तो मैंने आपको बताया था दो तरीके के कंट्रोल होते हैं, क्रिटिकल पाथ कंट्रोल होता है। तो क्रिटिकल पाथ कंट्रोल क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन होता है। तो क्रिटिकल पाथ कंट्रोल का मतलब क्या होता है, जो की रिजल्ट एरिया होते हैं जिनसे बिजनेस पे पूरे फर्क पड़ता है, पूरे बिजनेस के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उनको क्रिटिकल कंट्रोल एरिया या की रिजल्ट एरिया बोलते हैं, सॉरी की रिजल्ट एरिया बोलते हैं, विच आर इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। एंटायर ऑर्गेनाइजेशन बियर लॉस इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग एट द क्रिटिकल पॉइंट्स। मतलब ये वो एरिया है जहां पे अगर आपने कंट्रोल नहीं लगाया सही समय पे तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान उठाना पड़ सकता है। जैसे इन मारुति की एरिया इज इंजन पार्ट। जैसे मारुति गाड़ियां जो बनाती है उसमें की एरिया हो सकता है इंजन। भाई लाइट में खराबी है, चल जाएगा एक बार, है ना। बॉडी भी की एरिया ही होती है, पर इंजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। अरे चलो ऑटोमेटिक विंडो वाला नहीं दिया, कांच ऊपर नीचे होने वाला होता है, वो नहीं दिया तो चलेगा, उसमें खराबी है, चल जाएगा। पर इंजन ही अगर खराब हो जाए तो गाड़ी किस काम की। तो इंपॉर्टेंट एरिया क्या हो गया कि जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता और उसको सुधारना बहुत जरूरी होता है। कई बार तो गाड़ियों में इंजन जब खराब होता है तो कोई दिक्कत होती है तो गाड़ियों को वापस से कंपनियां बुलाती हैं और सही करके देती हैं भाई, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। तो जो बहुत जरूरी चीजें होती हैं जिन पे जल्दी फोकस करना होता है उनको हम की एरियाज बोलते हैं, जहां पे हमें जल्दी फोकस करने की जरूरत है, उनको छोड़ नहीं सकते। एक होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या कहता है कि भाई अगर इस चीज को अभी सुधारा नहीं भी ना तो काम चल जाएगा, अभी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस पर फोकस करते हैं, और ये छुटपुट चीजें हैं अगर इसमें फंस जाएंगे तो बड़ी बड़ी चीजों को सुधार नहीं पाएंगे। तो जो छोटे मोटे काम होते हैं, जो छोटी मोटी चीजें होती हैं, उनको हम बाद में भी सुधार सकते हैं, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। सेज मैनेजर शुड नॉट ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग। देखो एक तो व्यक्ति ये होता है, अ पर्सन हु ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग कंट्रोल्स नथिंग। जो व्यक्ति सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करता है वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाता। Only major activities should be checked and insignificant things should be avoided. Insignificant things को अवॉइड करना चाहिए। अब जैसे यार भाई साहब फॉर एग्जांपल समझिए कि सेल्स पर्सन को अपन ने टारगेट दिया था कि उसको 7,000 यूनिट बेचनी है, 7,000 यूनिट्स बेचनी है एक महीने में। अब उस बेचारे ने बहुत मेहनत करी और वो 6,995 यूनिट 95 यूनिट्स बेच पाया, 6,995, 5 यूनिट नहीं बेच पाया। तो उसके लिए क्या करोगे, उसको परेशान करोगे कि अरे तूने 5 यूनिट क्यों नहीं बेची, ऐसा क्या हो गया। अरे चलता है भाई, 7,000 यूनिट पूरी 7,000 ही थोड़ी बेचेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, तो उस पर इतनी ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ देना है, बाद में देख लेंगे, उसको भी समझेंगे, पर जब समय होगा तब समझेंगे। अभी उसको छोड़ के जो इंपॉर्टेंट एरिया है जिसमें ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं उनको कंट्रोल करने की जरूरत होती है। ऐसा कहता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। एडवांटेज ऑफ की एरिया एनालिसिस एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अगर आप ऐसा करते हो, जो की एरिया पे अगर आप फोकस करते हो और जो छोटे मोटी चीजें हैं उनको दूर रखते हो, उनसे उनके डेविएशन को बाद में समझने की कोशिश करते हो, तो आपको क्या फायदे होते हैं। सेव टाइम एंड एफर्ट। इससे आपका टाइम भी बचता है, एफर्ट भी बचता है, क्योंकि मैनेजर उन्हीं डेविएशन के साथ डील करता है जो मेजर हैं, जो बहुत जरूरी हैं। आइडेंटिफाई क्रिटिकल प्रॉब्लम्स व्हिच कीप द ऑर्गेनाइजेशन ऑन ट्रैक। तो ये वो प्रॉब्लम्स को पता लगा लेता है और उनको जल्दी जल्दी सुधारने की कोशिश करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन ट्रैक से भटके नहीं। प्रमोट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड इंक्रीज मोरल ऑफ एम्प्लॉय। ये डेलीगेशन लेके आता है, डेलीगेशन मतलब पावर को क्या करना, बांटना, और इससे एम्प्लॉय का मोरल भी क्या होता है,
बढ़ जाता है। तो ये जरूरी चीजें हैं बच्चों। अब लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग की क्या लिमिटेशंस हैं, कंट्रोलिंग के अंदर क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं। डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड, क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड सेट करने में दिक्कत होती है, अभी समझेंगे इसको। एम्प्लॉय का रेजिस्टेंस होता है, कॉस्ट बढ़ जाती है, लिमिटेड कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये लिमिटेशंस है कंट्रोलिंग की। डिफिकल्टी इन सेटिंग quantitative standard, certain standard like customer satisfaction, product quality are difficult to measure because they cannot be set in quantitative terms. Difficulty in setting quantitative standards, हाँ देखो कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम नंबर्स के फॉर्म में सेट नहीं कर सकते। जैसे कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, इसको आप नंबर्स के फॉर्म में कैसे बताओगे। प्रोडक्ट क्वालिटी नंबर्स के फॉर्म में आप कैसे डिसाइड करोगे। ऑनेस्टी, ईमानदारी, इन सब चीजों को नंबर्स के फॉर्म में सेट करना बहुत मुश्किल होता है, तो कंट्रोलिंग इनकी हो नहीं पाती है ना। कौन कितना ईमानदार है आप नंबर्स के फॉर्म में कैसे बताओगे, नहीं बता पाओगे। तो कंट्रोलिंग में ये दिक्कत है कि हम ये नहीं बता पाते। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें मेंटल एस्पेक्ट होते हैं या इमोशनल एस्पेक्ट होते हैं, है ना, या क्वालिटी वाली बातें हो जाती हैं, तो वहां पे स्टैंडर्ड सेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि ज्यादा ज्यादा कोशिश करें कि नंबर्स के फॉर्म में स्टैंडर्ड सेट हो, है ना। उसके बाद है दूसरा प्रॉब्लम क्या है, एम्प्लॉय रेजिस्टेंस। एम्प्लॉय हमेशा नाटक करेगा, एम्प्लॉय बोलेगा नहीं 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 नहीं, हमारे ऊपर कंट्रोल क्यों लगा रहे हो, हमको क्यों चेक कर रहे हो, हम तो अच्छे से काम कर रहे हैं। तो एम्प्लॉय रेजिस्टेंस शो करते ही हैं। अगर आप उनसे बोलोगे कि नहीं हम चेक कर रहे हैं, तो उनको दिक्कत होगी, वो बोलेंगे नहीं पर उनको अच्छा नहीं लगेगा। इनएफिशिएंट एम्प्लॉय ज्यादा करते हैं। इनएफिशिएंट एम्प्लॉय डज नॉट लाइक देयर परफॉर्मेंस शुड बी अप्रेज्ड, अदरवाइज देयर लिमिटेशन विल कम आउट। उनको पता है कि अगर कंट्रोलिंग हुई, चेकिंग हुई, हमारी चीजों को देखा गया, तो हमारी जो कमियां हैं वो सामने आ जाएंगी। स्पेशली इन केस ऑफ पर्सनल ऑब्जर्वेशन मेथड, पर्सनल ऑब्जर्वेशन मेथड में तो और ज्यादा समझ में आता है। तो एम्प्लॉय जो है वो कंट्रोलिंग को पसंद नहीं करता, कोई कंट्रोल होना पसंद नहीं करता। सब चाहते हैं बस कि कंट्रोल हम करें, पर कोई किसी को कंट्रोल करे ये पसंद नहीं आता किसी को। तो एम्प्लॉय रेजिस्टेंस शो करते हैं, एम्प्लॉय को अच्छा नहीं लगता है। एड कॉस्ट, कॉस्ट बढ़ जाती है। कंट्रोलिंग इज कॉस्टली एज लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर, टाइम, एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। कंट्रोलिंग करने के लिए बहुत सारा समय लगता है, बहुत सारा पैसा लगता है, तो इससे हमारी कॉस्ट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। डिवाइसेस लाइक इसके लिए कैमरा लगाने पड़ते हैं, सॉफ्टवेयर लगाने पड़ते हैं, और सॉफ्टवेयर में बहुत सारा पैसा लगता है, कैमरे के यूनिट्स में पैसा लगता है, इससे कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये भी एक लिमिटेशन है, कमी है कंट्रोलिंग की कि इसमें पैसा खर्चा ज्यादा होता है। लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसपे आप चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वो आपकी कंट्रोल के बाहर होती हैं। जैसे जनरली एन एंटरप्राइज कैन नॉट कंट्रोल एक्सटर्नल फोर्सेस सच एज गवर्नमेंट की पॉलिसीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, टेक्निकल चेंजेस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कंपटीशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इंडियन कंपनीज आर फेसिंग टफ कंपटीशन विद मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनी के साथ इंडियन कंपनीज का बहुत टफ कंपटीशन चल रहा है, तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। गवर्नमेंट की पॉलिसी को आप क्या बोलोगे, गवर्नमेंट की पॉलिसी कम कर दे, नहीं हो पाएगा ना। तो आप चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल के बाहर होती हैं, लिमिटेड कंट्रोल होता है आपका उनके ऊपर। अब एक ना बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। इसके बीच में ना रिलेशन आता है, किसके बीच में, प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में रिलेशन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ध्यान से देखिएगा, प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ये दोनों एक दूसरे के साथ चलती हैं, एक दूसरे के बिना दोनों अधूरी हैं। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस, प्लानिंग का मतलब क्या है, चीजों को एडवांस में डिसाइड करना। व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर, स्टैंडर्ड सेट करना कि हमें भविष्य में क्या करना है। प्लानिंग कहता है कि चीजों को एडवांस में डिसाइड करें कि हमें भविष्य में क्या करना है। दूसरा कंट्रोलिंग क्या कहता है, मेजर्स द एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड। कंट्रोलिंग मेजर करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है उसके हिसाब से। टेक करेक्शन, करेक्टिव एक्शन इफ देयर इज एनी डेविएशन, और अगर कोई भी डेविएशन आता है, कोई भी कमी आती है, कोई डिफरेंस आता है, तो उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेने को कहता है कंट्रोलिंग। और प्लानिंग क्या कहता है कि भविष्य में ऐसा ऐसा करना है, वो ऑब्जेक्टिव बनाता है, भविष्य में क्या होना है ये बताता है। और कंट्रोलिंग देखता है कि वो कैसे हो रहा है,
सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ चेंजेस करने की जरूरत है या नहीं है। प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस एंड कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। प्लानिंग जो है वो कंट्रोलिंग के बिना कोई मतलब की नहीं है, और कंट्रोलिंग भी ब्लाइंड है बिना प्लानिंग के। विदाउट प्लान देयर इज नो बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग इफ स्टैंडर्ड आर नॉट सेट इन एडवांस। अगर आपने स्टैंडर्ड को एडवांस में सेट नहीं किया है तो बेटा कंट्रोलिंग कैसे करोगे आप बोलोगे कि अरे मैंने तो इतना सामान क्यों बनाया, इतना कम क्यों बनाया, और ज्यादा बनाना चाहिए था। सामने वाला क्या बोलेगा आपसे कि आपने बताया ही कहां था कि कितना बनाना है, आपने कोई प्लान ही नहीं दिया था, आपने कोई ऑब्जेक्टिव ही सेट नहीं किया था, आपने बताया ही नहीं कितना बनना था। तो जब तक आप प्लान बना के नहीं दोगे, प्लान में हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, जब तक आपको सेट करके नहीं दोगे तब तक कंट्रोलिंग कैसे कर पाओगे। तो प्लान सेट करना बहुत जरूरी है, प्लान में ऑब्जेक्टिव सेट करके देना बहुत जरूरी है, तभी हम कंट्रोलिंग कर पाते हैं। कंट्रोलिंग मेजर्स द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड एंड मेक प्लानिंग इफेक्टिव बाय टेकिंग करेक्टिव एक्शन। और कंट्रोलिंग क्या करता है, वो जाके मेजर करता है कि चीजें अकॉर्डिंग टू प्लान हो रही हैं कि नहीं हो रही है। अब देखो प्लान ना होता तो कंट्रोल ना होता, है ना, और प्लान सही तरीके से इंप्लीमेंट हो इसके लिए कंट्रोलिंग जरूरी है। तो प्लानिंग भी जरूरी है, कंट्रोलिंग भी जरूरी है। अगर देखो कंट्रोलिंग नहीं होगी तो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, और अगर प्लानिंग नहीं होगी तो आप कंट्रोल कैसे करोगे। तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, जरूरी हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं। प्लानिंग इज थिंकिंग प्रोसेस एंड कंट्रोलिंग इज इवेल्युएटिव। प्लानिंग में हम सोचते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, और कंट्रोलिंग में जाके चेक करते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्लान चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। प्लानिंग एक्सप्लेन द पाथ टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग बताता है वो रास्ता जिससे कि हम ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सकें। कंट्रोलिंग चेक दैट डिसीजन हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन और नॉट। और कंट्रोलिंग ये चेक करता है कि डिसीजन एक्शन में कन्वर्ट हुए या नहीं, या जो हमने प्लानिंग में सोचा था उस तरीके से काम हो रहा है या नहीं। ये चीज कौन चेक करता है, ये चेक करता है कंट्रोलिंग। बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर फॉरवर्ड लुकिंग, दोनों फॉरवर्ड लुकिंग भी हैं। प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर कॉल्ड फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। प्लान हमेशा फॉरवर्ड के लिए बनाए जाते हैं, आगे के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए फॉरवर्ड लुकिंग है। प्लानिंग गेट फीडबैक एंड बिकम बेटर थ्रू द कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग। देखो प्लान में क्या होता है, हम जा करके देखते हैं पुराने समय में क्या हुआ था, नहीं प्लान बनाते टाइम हम देखते हैं कि पास्ट में कैसे चीजें हुई थी, और उसके हिसाब से आगे के लिए प्लान बनाते हैं। तो प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी है, बैकवर्ड लुकिंग भी है, कंट्रोलिंग भी फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है। कंट्रोलिंग एग्जामिन पास्ट एक्टिविटी। कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, पास्ट में जाके चेक करते हैं कि कितना परफॉर्मेंस हुआ और पता करते हैं कितने डेविएशन आए, तो ये इसलिए बैकवर्ड लुकिंग भी है ना। कंट्रोलिंग सजेस्ट करेक्टिव मेजर। कंट्रोलिंग ये बताता है कि आगे ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, हमने करेक्टिव मेजर ले लिए और भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए, तो कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी है। ये दोनों ही बैकवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग है। बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर फॉरवर्ड लुकिंग भी है एंड बैकवर्ड लुकिंग भी है, यहां पे ऐड होना चाहिए था बैकवर्ड लुकिंग भी है। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन है बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटर रिलेटेड है और इंटर डिपेंडेंट हैं। अब बेनिफिट्स ऑफ कंट्रोलिंग, क्या भैया कंट्रोलिंग करने के कुछ फायदे हैं, बिल्कुल हैं। कंट्रोलिंग से दूसरे फायदे भी होते हैं, जैसे फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन आता है, अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो पाता है, स्टैंडर्ड्स को एक्यूरेटली सेट किया जाता है, एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलता है, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन में बना रहता है। तो आइए जरा इन्हें डिटेल में देखते हैं। फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। अब बच्चों आपको पता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन 2-3 डिपार्टमेंट में डिवाइडेड है, और भी ज्यादा डिपार्टमेंट हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जहां परचेज डिपार्टमेंट का काम होता है रॉ मटेरियल खरीदना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम होता है रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करना, और सेल्स डिपार्टमेंट का काम होता है उसको बेचना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का फिनिश गुड बनाना और सेल डिपार्टमेंट का उन फिनिश गुड को बेचना। अब अगर ये आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम होगा, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो चीजें सही तरीके से नहीं हो पाएंगी। तो कंट्रोलिंग इसमें मदद करता है कि इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाया जा सके। तो कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, ईच डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है कंट्रोलिंग की मदद से। अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में कंट्रोलिंग हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। मेजर्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल।
ब्रिंग डेविएशन इफ एनी एंड टेक करेक्टिव एक्शन। तो कंट्रोलिंग करेक्टिव एक्शन लेने में मदद करता है, डेविएशंस का पता लगाने में मदद करता है ताकि हम सही एक्शन ले सकें। तुम्हारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है उसे जरा देखते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। कंट्रोलिंग ये भी जज करने में हेल्प करती है कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं क्या वो स्टैंडर्ड सही तरीके से सेट हुए हैं, क्या वो सही स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। कई बार क्या होता है बच्चों कि जो हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं वो ही इतना कम होता है कि कोई भी आदमी टारगेट को अचीव कर देता है। जैसे कि मान लीजिए हमने स्टैंडर्ड सेट किया 5000 यूनिट्स का इन 1 मंथ और सामने वाले ने बना दिए 7000 यूनिट, तो यहाँ पे ये बात साबित होती है कि आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया था वही बहुत लो था, तो आपको स्टैंडर्ड रिवाइज करना पड़ेगा। तो जजिंग स्टैंडर्ड्स भी बहुत जरूरी चीज है। तो वर्क इज परफॉर्म एज पर प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड एंड इफ देयर इज एनी डेविएशन इमीडिएट एक्शन आर टेकन सो दैट दे डू नॉट अकर अगेन इन फ्यूचर। तुरंत एक्शन लेंगे ताकि वो दोबारा फ्यूचर में ऐसा ना हो। तो स्टैंडर्ड सेट करना भी बहुत जरूरी है। मोटिवेशन टू एम्प्लॉय, एवरी एम्प्लॉय नो इन एडवांस व्हाट दे हैव टू डू। एम्प्लॉय परफॉर्मिंग एज पर द टारगेट आर रिवॉर्डेड, प्रमोटेड, गेट मोटिवेटेड। देखो हर एम्प्लॉय को पता है कि उसको क्या करना है पहले से, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड सेट करके दिया होगा, प्लान बना के दिया होगा, तो हर एम्प्लॉय जानता है कि उसको क्या करना है और हम उसको मोटिवेट भी करते हैं ताकि वो मोटिवेटेड भी रहता है, क्योंकि हम उसको रिवॉर्ड देते रहते हैं, गिफ्ट देते रहते हैं, तो उससे वो मोटिवेटेड फील करता है। तो ये भी कंट्रोलिंग का फायदा है। इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, अगर आप कंट्रोल बना के रखोगे तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्डर और डिसिप्लिन बना रहेगा। एवरी एम्प्लॉय आर गिवन टारगेट एंड फिक्स वर्क टू मेंटेन डिसिप्लिन। दे वर्क एज पर द रूल्स एंड ट्राई टू अचीव द गिवन टारगेट विद इन फिक्स टाइम। हर एम्प्लॉय को पता होता है कि उसको क्या करना है, उसका टाइम पीरियड पता होता है, उसको कितने बजे आना है, क्या काम कंप्लीट करके देना है, कब कंप्लीट करके देना है, ये उसको पता होता है। जब उसको ये पता होता है तो वो खुद ही अपने आप से सारी चीजों को सही ढंग से करता है और दिक्कतें क्रिएट नहीं करता या प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, रूल्स को वायलेट नहीं करता, टाइम पे काम कंप्लीट करके देता है, समय वेस्ट नहीं करता। तो कंट्रोलिंग से ये भी फायदा है। तो यहां पे होता है बच्चों हमारा चैप्टर खत्म, है ना। तो हमने ये कंट्रोलिंग का चैप्टर कर लिया है खत्म। अब इससे रिलेटेड केस स्टडी आपके एग्जाम में आएंगी, तो आप उसे ढंग से करिएगा, सॉल्व करके देखिएगा। मैं भी आपको केस स्टडी कराऊंगा और आपको बताऊंगा कैसे चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आज के लिए करते हैं वीडियो को एंड और टाटा बाय बाय। अभी अभी बच्चों हमने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट किया है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या कभी कभी वर्ड्स फंबल हो जाते हैं, कभी कभी चीजें गलत हो जाती हैं, तो आप उसे इग्नोर किया करें। धीरे धीरे हम भी प्रो हो जाएंगे, है ना। ओके, तो चलते हैं, आपसे मिलते हैं एक नए दिन में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।